हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे हिंदी बोर्ड बूस्टर के बैच में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज हम लोग बच्चा पार्टी क्या करने वाले हैं, आज से हम लोग शुरू करेंगे हमारे ग्रामर के पहले टॉपिक को, जिसका नाम है टेंसेस। अब आप लोगों ने आंसर्स को लिखना सीखा, आप लोगों ने ये सीखा कि आंसर्स को कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, लेकिन आंसर किस लैंग्वेज में होना चाहिए, किस टेंस में होना चाहिए, वो हम लोग आज इस वाली क्लास में सीखेंगे। हम लोग आज ये सीखेंगे कि जब हम कोई भी आंसर को फॉर्म करते हैं, जब हम कोई भी आंसर को बनाते हैं, तो हम कैसे उस आंसर को बना सकते हैं। ये टेंसेस आप लोगों को आंसर बनाने में भी हेल्प करेगा, आप लोगों को ग्रामर में भी हेल्प करेगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आई होप आज की क्लास में आप लोग एकदम ध्यान लगाकर सुनोगे और एकदम ध्यान से अच्छे से इस टॉपिक को समझना, टेंसेस के टॉपिक को। द रीजन इज कि टेंसेस आप लोगों का आंसर में भी यूज होगा, टेंसेस आप लोगों का ग्रामर में भी यूज होगा, टेंसेस आप लोगों का राइटिंग स्किल में भी यूज होगा। तो टेंसेस अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह पे आने वाला है और आज हम लोग इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, ये कौन से प्रकार के होते हैं, इन्हें कहाँ पे यूज किया जाता है सेंटेंसेस के अंदर, किसका क्या रूल होता है और किसका क्या मतलब होता है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलूंगी इस टॉपिक को, ताकि आप लोगों को आज के बाद टेंसेस में तो कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग करते हैं अपनी क्लास की स्टार्ट और समझते हैं कि टेंसेस होते क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि आप लोगों की जो ग्रामर आती है ना पेपर के अंदर बच्चा पार्टी, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। मेरे हिसाब से ग्रामर के ना 3 पिलर्स होते हैं, मतलब ऐसा मेरा मानना है कि ग्रामर में ये 3 चीज़ें आप लोगों को आनी बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो आप लोगों को टेंसेस आने बहुत ज़रूरी होते हैं, एक आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अब इस साल तो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, 11th में आएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक टॉपिक और आना चाहिए जिसका नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो टॉपिक है ना, टेंसेस और रिपोर्टेड स्पीच, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो आज अगर आप टेंसेस को ठीक से समझ लेते हैं तो अगली बारी या जब भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच की क्लास होगी तो आप लोगों को उसको समझने में डाउट नहीं आएगा या दिक्कत नहीं आएगी, या आपकी जो दिक्कत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो टेंसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना कि टेंसेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आंसर को बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है, टेंसेस का बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग पहले तो देखेंगे इंट्रोडक्शन कि टेंसेस की इंट्रोडक्शन क्या है, ये टेंस किस बला का नाम है। फिर हमारे पास जो 3 टेंसेस होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इनको हम लोग डिटेल में समझेंगे इसकी अलग अलग कैटेगरीज के साथ कि कौन सा टेंस होता है और कौन से टेंस को किस तरीके से सही जगह पे लगाया जा सकता है और उसका क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है, सारा हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। तो व्हाट इज टेंस, सबसे पहले दिमाग में एक सवाल आता है कि टेंस आप बोल रहे हो मैम, टेंस पढ़ेंगे, टेंस क्या है। तो बच्चा पार्टी टेंस जो है ना वो टाइम है, टेंस समय है। अब समय है का क्या मतलब है, टेंस टाइम है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो समय है, आप लोगों का जो टाइम है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। वो क्या भाग है आपके पास, आपके पास है पास्ट, जिसको आप लोग कहते हो भूतकाल यानी जो चला गया, ठीक है। फिर आपके पास है इंग्लिश में, फिर आपके पास है प्रेजेंट, जिसको आप लोग वर्तमान कहते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आता है, आप लोगों के पास आता है फ्यूचर। फ्यूचर माने जो अभी आएगा, जिसे हम कहते हैं भविष्य। तो हमारे पास 3 तरीकों में या 3 भागों में हमारा टाइम डिवाइडेड है। हमारे पास 3 तरीकों में कौन से में डिवाइडेड है, हमारे पास पास्ट है जो चला गया, हमारे पास प्रेजेंट है जो अभी है, और फ्यूचर जो हमारे पास आगे आएगा, ठीक है। ये 3 टेंसेस हैं। अब जब हम टेंसेस को पढ़ते हैं ना तो हम इसे एक रिलेटिव टर्म मानते हैं। हम ये कहते हैं कि जब हम टाइम को पढ़ते हैं, हम जब टेंसेस को पढ़ते हैं ना, तो टेंसेस रिलेटिव टाइम होता है। क्या होता है इसका मतलब, रिलेटिव टाइम का मतलब यह है कि आपने बोला टाइम है 1 बजा, 2 बजा, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। जब मैं कहती हूँ रिलेटिव टाइम है, यानी आपका टाइम किसी ना किसी चीज़ से इफेक्ट हो रहा है, आपका टाइम किसी ना किसी चीज़ की वजह से बदल रहा है, आपके सेंटेंस बदल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा रिलेटिव टाइम, या सिंपल टर्म्स में हम उसे टेंसेस का नाम दे देते हैं।
जब टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग हमारे सेंटेंस को लिखेंगे तो टेंसेस लग जाएंगे वहां पर। अब टेंसेस हमने देखा 3 तरीके के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। हमारे पास 3 टाइप ऑफ टेंसेस है। उसके आगे हमारे पास ना टेंसेस जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है? ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी होती है सिंपल कैटेगरी। सिंपल तो नाम से ही सिंपल है। दूसरा सिंपल डिम्पल। हमारा सेकंड कैटेगरी जो है वो हमारे पास होती है कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी हमारे पास होती है बचा बाटी परफेक्ट की कैटेगरी। और चौथी कैटेगरी जो हमारे पास होती है ना वो इन दोनों कैटेगरी का मिक्स होता है, जो हमारे पास होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मैंने इतना सारा कुछ लिख तो दिया, लेकिन ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। सिंपल लिखा, कॉन्टिन्यूअस लिखा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि आपका टेंस सिंपल है, आपका टेंस कॉन्टिन्यूअस है, आपका टेंस परफेक्ट है, या आपका टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? इन सब से आपका क्या कहना है? देखो, अब ये चारों कैटेगरीज को हम लोग ना क्या करेंगे, हम लोग हमारे टाइम यानी हम लोग हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के साथ, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य के साथ लगाएंगे। अब फिर समझेंगे कि ये सिंपल कैटेगरी, कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी का क्या मतलब होता है और कैसे इसमें हम लोग हमारे सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक टेंसेस कौन से होते हैं और उसकी 4 कैटेगरीज क्या है, आई होप यहाँ तक तो किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब आ जाओ एक बार समझ लो, जब आप लोग कहते हो सेंटेंस में आप लोग टेंस को लगाते हो, आप लोग क्या करते हो, आप लोग सेंटेंस में टेंस का इस्तेमाल करते हो, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को आती है ना, वो हमें पता है कि मैम हिंदी में तो सेंटेंस पता है, उसे इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो इंग्लिश में सेंटेंस को बनाने के लिए ना बस एक बहुत बेसिक सी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपका जो सेंटेंस का रूल होता है, सेंटेंस का रूल होता है, बेसिक रूल, मतलब इसके हिसाब से हमारे अंग्रेजी के सारे सेंटेंसेस चलते हैं, वो होता है सब्जेक्ट। उसके बाद आपके पास एक वर्ब होता है सेंटेंस में, फिर आपके पास सेंटेंस में होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास होता है एक सब्जेक्ट, आपके पास होता है वर्ब, आपके पास होता है ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? ये सब्जेक्ट का अर्थ क्या है, ये वर्ब का मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ मेरे सेंटेंस के सब्जेक्ट की, तो जिसके बारे में मेरे सेंटेंस में बात हो रही होती है ना, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जैसे मान लो मैंने सेंटेंस दिया रमा कुक्स फूड, रमा खाना बनाती है, तो यहाँ पे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? रमा के बारे में बात हो रही है ना, तो ये मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आप लोग जब भी इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाओगे ना, तो इस रूल को याद रख लेना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आप लोगों के सेंटेंसेस गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे कि इसी फॉर्मेट में लगाना है। ये आप लोगों का वर्ब होता है। अब वही हम पार्ट कर रहे हैं। हमारे पास होता है वर्ब। वर्ब यानी कोई भी एक्शन जो हमारे सेंटेंस में हो रहा हो। अब देखो, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं बच्चों जहां पर ना आपके पास सेंटेंस में डायरेक्ट एक्शन नहीं हो रहा होता। डायरेक्ट एक्शन नहीं हो रहा होता का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला कि दिल्ली में ठंड है, दिल्ली में ठंड है, तो जब मैं इसे इंग्लिश बनाऊंगी तो कैसे बनेगा? इंग्लिश बनेगा इट इज कोल्ड इन दिल्ली। तो यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आ रहा, कोई एक्शन नहीं आ रहा, यानी ईट, प्ले, स्लीप, रिपीट, डांस, कोई भी एक्शन वर्ड हमें क्लियरली नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इज का प्रयोग किया जा रहा है। तो इज क्या है मेरा? इज यहाँ पर मेरा हेल्पिंग वर्ब है। तो जो मेरा, अगर मेरे पास एक्शन वर्ड है तो वो मेरे सेंटेंस का मेन वर्ब कहलाएगा। मेन वर्ब का मतलब हो गया, एग्जाम्पल ले लो अपने पास, जैसे ईट, प्ले, स्लीप, डांस एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा वर्ड जिससे आपको देख के पता लग रहा है कि एक्शन हो रहा है। और वैसे ही आपके पास सेंटेंस में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। क्या होते हैं आपके पास? आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे आपके पास सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर,
ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जहां पर आपके पास मेन वर्ब नहीं है, क्या नहीं है, जहां पर आपके पास मेन वर्ब नहीं है, यानी जहां पर आपको पता लग रहा है कि डायरेक्ट एक्शन की बात नहीं हो रही, वहां पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। कभी भी सेंटेंस में अनटिल अनलेस वो पैसिव वॉइस हो, जो हम आगे करेंगे, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस भी करा दूंगी। अगर हमारे पास जब हम वॉइस को चेंज करेंगे, जैसे इज हैपेंड, तो वहां पर दिस हैज हैपेंड, दिस हैज हैपेंड होगा, वहां पे भी इज हैपेंड नहीं होगा। तो जो भी आप लोगों का इज एम आर लगता है ना, वो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ लगता है। वो भी हम सीखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वो उसके साथ लगता है। जब आप नॉर्मल सेंटेंस को बनाएंगे तो या तो आपके सेंटेंस में एक्शन वर्ड होगा या मेन वर्ब, या आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा, दोनों वर्ब एक साथ नहीं आ सकते। और वैसे ही आपके सेंटेंस के अंदर एक तीसरा हिस्सा होता है जिसको आप लोग कहते हो ऑब्जेक्ट। अब देखो, ऑब्जेक्ट की अपने आप में हर किताब में एक अलग डेफिनेशन दी गई है, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट को इजीली समझना है तो वो ये है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला हिस्सा, आगे की जानकारी देने वाला हिस्सा, आगे की जानकारी। जैसे मान लो मैंने ऊपर लिखा कि रमा कुक्स फूड, तो रमा कुक्स, रमा पकाती है, लेकिन क्या पकाती है, फूड। मान लो मैंने सेंटेंस को आगे कर दिया, इन द इवनिंग, तो रमा कब फूड पकाती है, वो शाम को खाना पकाती है। रमा कुक्स अपने आप में अधूरा था, लेकिन जब मैंने लिख दिया रमा कुक्स फूड इन द इवनिंग, तो ये मेरा फूड इन द इवनिंग क्या है, ये मेरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, जो मुझे आगे की इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो यही मेरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, ये मेरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस टेंसेस के लिए ही ये रूल आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ताकि आप लोग सेंटेंस को सही तरीके से फॉर्म कर सको और आप लोगों के सेंटेंस में गलतियां ना आए। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं प्रेजेंट टेंस के ऊपर। अब प्रेजेंट टेंस हमारा पहला टेंस है। प्रेजेंट टेंस सिंपल टर्म्स में हम लोगों को पता है कि जब भी हम वर्तमान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब भी हम वर्तमान की बात करते हैं, यानी हम प्रेजेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट टेंस मान के चलते हैं। हम लोग क्या मान के चलते हैं, हम लोग प्रेजेंट टेंस मान के चलते हैं कि वहाँ पर हमारा प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है। समझ में आ गया। लेकिन प्रेजेंट टेंस के अंदर अब सबसे पहली कैटेगरी जो हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं ना बच्चों, हम लोग यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी जो सीखेंगे प्रेजेंट के साथ, वो हम लोग सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या सीखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझो। देखो, सिंपल का मतलब आप लोगों को पता है, सिंपल मतलब एकदम सीधा साधा साधारण सा, है ना। तो जब आप इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाओगे तो उसका रूल लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस लगेगा V1 या लगेगा V5। V5 क्या होता है देख लो बच्चों, V5 क्या होता है, V5 होता है जब आपके सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में एस या ES लगता है। जैसे क्राई का क्या बन जाता है, क्राइज बन जाता है, तो ये SES लग गया। वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कहाँ लगता है। यहाँ लगेगा V1, यहाँ लगेगा V5। उसके बाद आप लोगों के सेंटेंस में लगता है सिंपली बस एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, ये इसका रूल है। अब सवाल क्या आता है इसमें से, सवाल ये आता है कि आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये टेंस, ये जो सेंटेंस अब आप लिखने वाले हैं, ये आपको प्रेजेंट की इस कैटेगरी में लिखना है। तो देखो, प्रेजेंट की कैटेगरी के अंदर, प्रेजेंट सिंपल की जो कैटेगरी होती है ना, उसके अंदर क्या क्या काउंट होता है। उसके अंदर आप लोगों के डेली हैबिट्स, जो भी आप लोग काम हर दिन करते हो ना, जो भी आप लोगों के डेली हैबिट्स हैं वो काउंट होंगी। आप लोगों के जो भी हैबिचुअल एक्शंस है, यानी ऐसा कोई काम जो आप करते ही आ रहे हो, हैबिचुअल एक्शंस आपके काउंट होंगे। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है, वो होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो ऐसी चीज़ें जो दुनिया भर में सच होती हैं, उनका वो तथ्य ही सच है दुनिया भर के अंदर। वो आप इंडिया में रहो, अमेरिका में रहो, ब्रिटेन में रहो, जहाँ पर भी रहो वो सेम ही रहेगा। उसके अलावा जब आप कोई भी चीज़ की डिक्लेरेशन करते हो ना, तो भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करोगे। अब आप ये कैसे करोगे, मान लो कि मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया। मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को इस सेंटेंस का एक एग्जाम्पल दिया। जैसे मैंने लिखा, राम ब्रशेस हिज टीथ डेली।
कि राम अपने ब्रश दांत जो है वो हर दिन ब्रश करता है, तो ये उसका डेली का काम है। तो ये देखो कैसे आ गया, राम मेरा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब मेरा V5 हो गया, SES लग रहा है ना, हिज टीथ डेली क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो लग रहा है सिंपल सा रूल, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये सेंटेंसेस, और ना ही समझने में मुश्किल है ना ही करने में मुश्किल है, दिमाग लगाओगे समझ के करोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, राम ब्रशेज हिज टीथ डेली। एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने बोला बॉयज प्ले क्रिकेट हेयर, यहां पर ये क्या हो रहा है, ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। बॉयज यानी मेरे सब्जेक्ट, ये वर्ब ये मेरा V1 में जा रहा है, क्रिकेट हेयर ये मेरा ऑब्जेक्ट में जा रहा है। ठीक है, राम ब्रशेज हिज टीथ डेली और दूसरा है बॉयज प्ले क्रिकेट हेयर। लेकिन अगर अब आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पर ना एक सस्पेंस का एलिमेंट है, और वो सस्पेंस का एलिमेंट है मेरा ब्रशेज। ठीक है, वो है मेरा ब्रशेज और दूसरा है मेरा प्ले। अब वो कैसे, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे को क्या यूज़ करना है, विच मीन्स या मेरे को V5 कहाँ पे यूज़ करना है, मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे V5 कहाँ यूज़ करना है और मुझे V1 कहाँ पे यूज़ करना है। मेजर कन्फ्यूजन हम लोगों को यही रहती है कि V1 कहाँ पे यूज़ होगा और V5 कहाँ पर यूज़ होगा। देखो, जहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब क्या है, सिंगुलर का मतलब है एक है, तो वहां पर आप V5 यूज करोगे। जहां पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल का मतलब क्या होता है, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। क्या है, जहां पर वो एक से ज्यादा है वहां पर आप लोग क्या यूज करेंगे, वहां पर आप लोग यूज करेंगे V5। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मत भूल जाना, नंबर पूरे कटवा लोगे। तभी देखो, राम कितना है, राम एक है तो V5 लग गया। बॉयज कितने हैं, अनेक हैं, बहुत सारे हैं, तो V1 लग गया। ठीक है, V5 यानी SES वर्ड के साथ कब लगेगा, जब आपका सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में आप अपने सेंटेंस में बात कर रहे हो अगर वो एक है तो वहां पर आप क्या लगाओगे, वहां पर आप वर्ब के साथ S या ES ऐड कर दोगे। और जहां पर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है यानी जहां पर आप बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो वहां पर आप लोग वर्ब में SES नहीं लगाओगे, उसे V1 बेसिक फॉर्म के अंदर लिखकर आ जाओगे। ठीक है बच्चा पार्टी, ये V1 का मतलब होता है वर्ब का बेसिक फॉर्म, और वर्ब का V5 मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। V5 होता है जब आप वर्ब में SES ऐड कर देते हो तो आपका V5 बन जाता है। ठीक है बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोला था कि इस सेंटेंस के अंदर ना यूनिवर्सल ट्रुथ आते हैं, है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ, ऐसी चीज़ें दुनिया भर में सच होती हैं। जैसे मैंने बोला वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, या O2 लिख देते हैं, एंड वी ब्रीद आउट CO2, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट कर देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो यूनिवर्सली ट्रू होंगे, यानी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, आप लंदन, पेरिस, अमेरिका कहीं पे भी चले जाओ, जो सेंटेंसेस के टेंस चेंज नहीं करेंगे ऐसे केसेस में वो होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब ऐसी चीज़ें दुनिया भर में सच होगी, जो कहीं पे भी चले जाओ वो चेंज नहीं होगा, ऐसे हमारे होते हैं ये सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी के सेंटेंसेस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को टेंसेस का ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब आप लोग करेंगे, देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये धरती बना रखी है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ, अब अर्थ है क्या, इसलिए V5 लगा दिया तो रिवॉल्व्स हो गया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, धरती जो है वो सूरज के आसपास गोल 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 घूमती है। अब वो घूमती है को मैंने कैसे दिखाया, वो घूमती है को मैंने दिखाया कि भैया वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसी चीज़ें दुनिया भर में हर जगह पे सच है, कहीं पे ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम इंडिया मार्स के आसपास, वो अर्थ मार्स के आसपास घूम रहे हैं, वो नहीं होगा। अब आ जाओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का अर्थ क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार, है ना। कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार, यानी जब कोई भी ऐसी चीज़ जो लगातार चले, क्या हो, ऐसी कोई भी चीज़ जब लगातार चलती है तो हम ये कहते हैं कि वो प्रेजेंट, वो कॉन्टिन्यूअस है। अब मैं कहती हूँ वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है, अभी लगातार चल रही है।
ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो अभी लगातार चल रही है। इसका क्या रूल होता है बच्चों, इसका रूल होता है कि आपके पास सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर आप V4 लगाओगे। V4 आप अपना अलग से यहाँ पर लिख सकते हो, क्या होता है, V4 होता है वर्ब के साथ ING को घुसा दो तो वो आपका V4 हो जाता है। ठीक है, वर्ब के साथ ING लगा दो, वर्ब V4 हो जाएगा। तो V4 उसके सॉरी V4 से पहले भी एक चीज़ आती है बड़ी ही जरूरी, नहीं लिखोगे तो नंबर, अरे बाबा वहां से कट जाएगा। आपके सेंटेंस में दिखाने के लिए कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, तो इसीलिए आप लोग इज एम आर लगाओगे, प्लस लगाओगे V4 और फिर लगाओगे अपने सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज किसके लिए यूज होता है ये हमें पता है, एक के लिए यूज होता है। आर किसके लिए यूज होता है, ये मोर देन वन के लिए यूज होता है। और एम जो होता है ना वो सिर्फ आई के लिए यूज होता है, ये याद रखना। और ये मोर देन वन का साइन है जो हम मैथ्स में करते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने त्र बना दिया, ये त्र नहीं है, ये मोर देन वन का साइन है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी सेंटेंसेस के ऊपर। ये वो एक्शंस को दिखाएगा जो लगातार चल रहे हैं। ये किन को दिखाएगा, ये ऐसे सेंटेंसेस को दिखाएगा जो लगातार चल रहे हैं। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, इस कहाँ पे लगता है, ये ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, या कोई भी चीज़ जो आप लोगों की सिंगुलर है। मैं सिंगुलर का वापस से अंग्रेजी नहीं हिंदी नहीं लिख रही, सिंगुलर मतलब एक, सिंगुलर मतलब एक, तो वहाँ पर इज लगेगा। एम किसके साथ लगता है, एम सिर्फ आई के साथ लगता है। और आर किसके साथ लगता है, ये लगता है आपका दे के साथ, ये लगता है आपका वी के साथ, या कोई भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, यानी जब आपके सेंटेंस में किसी भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही हो। जैसे मैं ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि ट्रेन अभी चल रही है, मैं मान लो ऐसा मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, ट्रेन अभी चल रही है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन के बारे में बात हो रही है। ट्रेन कितनी है, एक है, इस लगाऊंगी, चल रही है को क्या लिखूंगी, मूविंग नाउ। तो सेंटेंस क्या बन गया, द ट्रेन इज मूविंग नाउ। तो ऐसे कौन से केसेस होते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के केस होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला, हमने लिखा था ना रमा कुक्स फूड, तो हम लिखते हैं रमा अभी खाना बना रही है, रमा इज कुकिंग फूड। अब जब मैं यहाँ पर नाउ नहीं भी लिखती, इसका मतलब यही है कि ये काम अभी हो रहा है। अगर इवन इफ यार नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं भी मेंशन, लेकिन अगर इज के साथ V4 लगा है, मतलब ये काम अभी हो रहा है। मान लो मैं इसे प्लूरल में लेके जाती हूँ, तो मैंने बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इस समय पे अंग्रेजी सिखा रही हूँ। तो ये क्या है, ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। प्लूरल में लेते हैं, द बॉयज आर, अब बॉयज हैं तो आर हो जाएगा, प्लेइंग इन द पार्क, लड़के क्या कर रहे हैं, वो पार्क में खेल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। मैं बहुत बेसिक लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को एक एक टेंस सही से यहाँ पे घुस जाए और ये फिर आप लोग भूलो नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में। मान लो आप लोगों को 2 केक्स के बैटर दे दिए जाते हैं। 2 केक्स के बैटर का मतलब हो गया, आपको जो केक का मिक्सचर होता है ना, घोल होता है, आपको 2 केक के घोल दे दिए। ठीक है, और एक केक के घोल को फिर उन्होंने पका दिया और दूसरे केक के घोल को उन्होंने अभी भी कच्चा रखा। तो आप लोगों को मुझे क्या बताना है, आप लोगों को मुझे ये बताना है कि आप लोग कौन सा वाला केक खाओगे। आप लोग वो केक खाओगे जो कच्चा है, या फिर आप लोग वो केक खाओगे जो पक गया। आप लोग वही केक खाओगे ना जो पक गया। और अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि आप वही केक क्यों खाओगे जो पक गया, तो आपके पास एक जवाब होगा ना कि यार ये ना परफेक्टली कुक्ड है। क्या है ये, परफेक्टली कुक है, ये एकदम सही तरीके से पक चुका है। तो यानी उसके पकने का जो एक्शन था या जो उसका एक्शन है कंप्लीट होने का, वो हो गया है ना। तो परफेक्ट कैटेगरी, जैसे प्रेजेंट हमने कॉन्टिन्यूअस देखा जो लगातार चलते हैं, परफेक्ट का मतलब होता है कि आपका जो भी एक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। वो क्या हो गया है, आपका जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, जो एक्शन है वो पूरा हो गया है। अब आप उस पूरे हुए हुए एक्शन के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो इसकी क्या पहचान होती है, प्रेजेंट मतलब आज के दिन में पूरा हुआ है। खास का ध्यान रखना, ये एक टाइमलाइन बना लो अपने पास कि मान लो कि ये अगर पास्ट है, ठीक है, और यहाँ से लेकर ये फ्यूचर है,
तो कोई भी एक्शन अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम में कवर होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। अब ये मैंने टाइमलाइन तो बना दी, लेकिन ये समझ में नहीं आई। मान लो कि आप लोगों से किसी ने पूछा कि तुमने अभी क्या किया, कि तुमने आज पूरे दिन में क्या किया, तो हम बताओगे कि मैंने आज के दिन में ये टॉपिक्स खत्म कर लिए। तो वो तुमने आज के दिन में करे हैं, यानी कोई भी ऐसा काम जो सिर्फ आज के दिन में पूरा हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। कोई भी ऐसा काम जो कल पूरा हो गया था वो भी हम पास्ट में करेंगे। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कोई भी एक्शन आज के दिन में पूरा होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में आता है। इसके क्या रूल होता है, इसका रूल लिख लो बच्चों। इसका रूल होता है, आपके पास सब्जेक्ट होगा, आपके पास इसमें एक चीज़ होती है हैज़ और हैव। जैसे यहाँ पर हमारे पास इज आर थे, यहाँ पर हैज़ हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब के थर्ड फॉर्म दो तरीके के वर्ब्स में लगते हैं। V3 में या तो वर्ब के साथ ed लग जाता है, या फिर V3 ये होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स के। जैसे मैं कहती हूँ ईट, एट, ईटन, तो जैसे इर्रेगुलर, ये बिल्कुल इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। इनको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनको लर्न करना पड़ेगा। तो लर्न ऑल दोज इर्रेगुलर वर्ब्स, बिकॉज पेपर में वो लोग अब जनरली ना हमें रेगुलर वर्ब नहीं पूछते, वो इर्रेगुलर ही पूछते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि इर्रेगुलर थोड़े से मुश्किल होते हैं। जैसे ईट का ईटेड, ईटेड मत कर कर आना, ईट, एट, ईटन होता है। क्या होता है? ईट, एट, ईटन। तो ऐसे फॉर्म्स को इर्रेगुलर फॉर्म कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब, IRV। ठीक है, तो ये इसका रूल होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आप लगाते हो अपने सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वापस से वही चीज़ आ जाती है, हमारा हैज़ जो होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है, यानी एक के साथ लगता है, और जो हमारा हैव होता है वो मोर देन वन के साथ लगता है। वो किसके साथ लगता है? वो मोर देन वन के साथ लगता है, यानी ये प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है, और इसमें हम किस चीज़ की बात करते हैं? इसके अंदर हम उस चीज़ की बात करते हैं जो एक्शन मेरे आज के दिन में पूरे हुए हैं। ऐसे एक्शंस जो मेरे आज के दिन में पूरे हुए हैं उनको मैं मेंशन करती हूँ। अब जैसे आई के साथ भी हैव लगता है, याद रखना हमेशा आई हैव होता है। आई एक ऐसा बिन पेंदे का लोटा है जो प्रेजेंट में एम के साथ चलता है, पास्ट में वॉज का हो जाता है, और यहाँ पर अभी हैव के साथ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आ जाओ, इस तरफ लिखते हैं एग्जाम्पल को। मान लो मुझसे किसी ने पूछा कि आज तुमने क्या किया, मैंने बोला आज मैंने केक बनाया है। मैंने क्या किया है? मैंने आज केक बनाया। मैंने क्या किया? मैंने केक बनाया। तो आई के साथ क्या लगता है? हैव। बेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बेक्ड अ केक। मैंने आज एक केक बनाया है। मैंने बोला कि उन लोगों ने अपना काम आज कंप्लीट कर लिया, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। मैंने बोला रमा ने खाना बना लिया है, तो क्या हो जाएगा? रमा हैज कुक्ड फूड। ठीक है, एक खासियत जो आप लोगों को समझ में लानी है, मुझे जो दिमाग में घुसानी है कि आप लोग कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा टेंस हो रहा है। यहाँ पर हिंदी में है, ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ है मिलेगा। यहाँ पर रहा या रही है कि जो भी केसेस होते हैं वो इज़ार के साथ जाते हैं। आज करा है, तो जहाँ पर आज हो गया है तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। अब वैसे ही हमारे पास एक कैटेगरी होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने परफेक्ट का मतलब देखा, खत्म हो गया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हमने देखा चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बच्चों कौन से होते हैं? ये वो केसेस होते हैं जो पहले शुरू हुए। क्या हुए? जो पहले शुरू हुए। अभी तक असर है, अभी तक चल रहे हैं या अभी तक चल रहे हैं, या तो अभी भी चल रहे हैं, या उनका असर है। क्या है? या उनका असर है। समझे?
ऐसे सेंटेंसेस जो शुरू पहले हुए अभी तक चल रहे हैं या उनका असर अभी भी है। ऐसे टेंसेस के जो रूल होते हैं ना, वो क्या होता है आपके पास सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, आपके पास सेंटेंस में हैज़ हैव होगा, प्लस आपके पास सेंटेंस में होगा बीन, ये इसकी खासियत है, आपके पास होगा बीन, आपके पास होगा V4 यानी वर्ब प्लस आईएनजी, आप लोगों के पास इसमें एक और चीज़ होगी जो होता है या तो सिंस या फिर होगा फॉर, और उसके बाद होगा आपके पास सेंटेंस में आगे का ऑब्जेक्ट। इसका रूल बहुत लंबा होता है पर समझने में बहुत आसान। जैसे मैंने बोला कि मैं इस जगह पर 2019 से रह रही हूँ, मैं इस जगह पर 2019 से रह रही हूँ, मैं इस जगह पर 2019 से रह रही हूँ। तो ऐसे को मैं कैसे बनाऊंगी इस सेंटेंस को? देखो, आई हैव बीन लिविंग, क्या हो जाएगा? आई हैव बीन लिविंग हेयर, दिस जगह है ना हेयर, सिंस 2012। आई हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 2012। अब मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरे को वहाँ पर सिंस लगाना है या मुझे वहाँ पर फॉर लगाना है? मुझे कैसे पता लगेगा वहाँ सिंस आएगा या फॉर आएगा? तो कैसे इसका डिफरेंस हम लोग सीखते हैं, ये देखो। सिंस जो होता है ना, वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। किसको बताता है? कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय पे वो एक्शन शुरू हुआ था, उस समय पे, उस समय पर, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट। देखो यहाँ पर 2012 है ना, तो 2012 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, 2012, ठीक है। और जब आप लोग बात करते हो फॉर की, तो फॉर लगता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कह सकते हो नियमित समय के लिए कह सकते हैं हम इसको। नियमित समय का मतलब क्या हो गया कि मतलब आपके पास उसका स्टार्टिंग भी है, आपके पास उसका एंडिंग भी है। जैसे 1 घंटा, 10 दिन, 3 साल, कुछ भी ऐसा जिसमें आप लोगों के पास एक टाइम पीरियड है। 1 घंटा कैसे गिनोगे? अभी से लेकर 59 मिनट खत्म होने तक। 10 दिन, अभी पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक। 1 साल से लेकर तीसरे साल तक। आपके पास स्टार्टिंग भी है, आपके पास एंडिंग भी है। तो ऐसे केसेस फॉर वाले होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, मैं कहती हूँ मैं 4 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मैं 4 घंटे से पढ़ा रही हूँ। कैसे लिखूंगी? आई, अब मेरे को दिखाना है कि ये काम अभी भी हो रहा है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 आवर्स। अब यहाँ पर ये फोर क्यों आया? क्योंकि देखो 4 घंटा, कोई शुरुआत होगी समय की और कुछ एंडिंग होगा समय का, तो इसीलिए क्या लगा? इसीलिए लगा मेरा फॉर। समझ में आया? सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा? इसी के साथ प्रेजेंट टेंस तो हो गया खत्म। अब चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। देखो, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है कि जिसमें आपने बस पॉइंट को बता दिया, ठीक है, हो गया, बस, था, है, कुछ नहीं लगाना। इसका रूल क्या होता है? इसका जो रूल होता है ना बच्चों, वो लगता है आपका सब्जेक्ट प्लस बहुत आसान सा V2 प्लस लगता है आपके पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके अलावा आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो कि मैंने आप लोगों को सेंटेंस दिया, आई फ्लाई काइट, और मैंने बोला कि इसको मुझे पास्ट टेंस में चेंज करके दिखाओ। तो कुछ चेंज नहीं करूंगी, बस ये फ्लाई को चेंज करके V2 में ले जाऊंगी, तो आई फ्लू काइट हो जाएगा और मेरा सेंटेंस खत्म। बस कुछ नहीं करना। मतलब क्या है? मैंने पतंग उड़ाई। क्या है इसका मतलब? हो गया मैंने पतंग उड़ाई, खत्म।
कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, बस इतना इजी ही ये टेंस है। बस इसमें आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, वर्ब का सेकंड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे मान लो ईट ये V1 होता है, एट ये होता है V2 जो इस वाले केस में यूज़ होगा, और ईटन जो होता है वो हम सीख कर आए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी कर लिया है। इसी के अंदर ना एक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ को याद रखना, आप लोगों के जो आंसर्स आते हैं ना पेपर के अंदर, मोस्टली वो इसी टेंस के अंदर लिख कर आना, नंबर कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक चीज़ अगर आप लोगों को देखना है और समझना भी है, क्योंकि इसका नेगेटिव केस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेपर में जब भी आप लोगों को सिंपल पास्ट को नेगेटिव करना होता है ना, तो उसके साथ डिड नॉट लगता है, खासियत से डिड नॉट लगता है। इस चीज़ को ना दिमाग में बिठा लो कि ऐसे केसेस में नेगेटिव में डिड नॉट लगेगा ही लगेगा। नेगेटिव में डिड नॉट के बिना आपका सेंटेंस अधूरा है, आपका सेंटेंस गलत है। डिड नॉट के बगैर आपका सेंटेंस एकदम ही रद्दी हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आप कैसे समझोगे कि डिड नॉट को आपको कैसे लिखना है? एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे एक सेंटेंस होता है आई डिडंट नो, उस मतलब मुझे नहीं पता, उसको बोलते हैं आई डिडंट न्यू। क्या बोलते हैं? आई डिडंट न्यू। ये कहते हैं डिड नॉट के साथ वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लग रहा है ना, तो नो का न्यू कर देते हैं, तो नहीं, वो नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। आई डिड नॉट नो होता है। तो हमेशा जैसे मैंने वाला, मान लो कि मैंने लिखा आई फ्लू काइट, मुझे इस सेंटेंस को नेगेटिव करना है, तो आई के बाद लगाऊंगी डिड नॉट, प्लस फ्लाई का क्या लग जाएगा, फ्लू का क्या हो जाएगा, फ्लू का क्या हो जाएगा, फ्लू का हो जाएगा फ्लाई। आई डिड नॉट फ्लाई काइट। जैसे एक सेंटेंस है आई डोंट नो, इसको बोला गया पास्ट टेंस में चेंज करो, तो कैसे करोगे? आई डिड नॉट या आई डिडंट नो, इसको ये सही होगा। अगर आप इसकी जगह पे ये न्यू कराओगे ना, तो वो गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस ही आपका एकदम गलत हो जाएगा। तो ये वाली हरकत मत कर आना। सिंपल पास्ट टेंस में बस इतना ही है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को प्रेजेंट समझ आ गया ना, तो सिंपल पास्ट और फ्यूचर बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस डाला है? नहीं डाला, तो आ जाओ एक बार मैं देख लूँ। नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? अब हम लोग देख रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो, आप लोगों को एक चीज़ तो बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी एक्शन जब लगातार चल रहा है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो वाला टेंस होगा बच्चों जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारा एक्शन पहले लगातार चल रहा था। क्या होगा? पास्ट में लगातार चल रहा था। इसकी पहचान क्या है? रहा था, ठीक है, हिंदी के अंदर। तो अब आप लोगों को इसका रूल पे पता होना चाहिए कि किस रूल से ये सेंटेंस आएगा। तो जब ये ऐसे सेंटेंसेस आप बनाएंगे तो आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर जैसे प्रेजेंट में हमारे पास इज एम आर था, वैसे ही यहाँ पर सिर्फ वॉज वर होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। वॉज किसके साथ यूज होता है? वॉज यूज होता है आपका किसी भी इस शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, या जब आप किसी भी सिंगुलर चीज़ के बारे में बात करते हो तो आप लोग क्या लगाओगे? वॉज लगाओगे। आप लोग वर कहाँ लगाओगे? वर लगाओगे जब आप लोग बात करोगे किसके बारे में? दे के बारे में, वी के बारे में, या आप लोग बात करोगे प्लूरल के बारे में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आई जो होता है ना, वो भी हमारा वॉज के साथ ही चलता है, इसको याद रखना। जैसे हमने वहाँ बोला रमा खाना बना रही है, और हम बोलेंगे अब रमा खाना बना रही थी, तो सिंपली बस क्या हो जाएगा? रमा, अब रमा एक है तो वॉज कुकिंग फूड, खत्म। रमा वॉज कुकिंग फूड, क्या बना? रमा वॉज कुकिंग फूड। एक और ले लेते हैं, बॉयज, अब लड़के बहुत सारे हैं तो वर प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। एक आधे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारी जगह खाली खाली ना रहे।
ये दो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको प्रेजेंट से पास्ट लेकर जाना। ठीक है, सोनिया जी, सोनिया जी इज़ लर्निंग इंग्लिश। और फिशेज आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, इसको भी आप लोगों को चेंज करके दिखाना है। अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट के ऊपर। पास्ट परफेक्ट यानी एक्शन कंप्लीट, वो तो हम लोगों ने कर ही लिया। पर पास्ट का मतलब ये होगा कि पहले वो एक्शन कंप्लीट हुआ था, हमारे टाइमलाइन में कल के दिन में वो एक्शन कंप्लीट हुआ था। इसका जो रूल होता है ना बच्चों, वो आप लोगों के पास होता है सब्जेक्ट प्लस आप लोगों के पास होता है हैड, आप लोग लगाओगे V3 प्लस आप लोग लगाओगे ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा, जैसे मैंने बोला रमा हैज़ कुक्ड फूड, तो यहाँ पे ये है ना रमा हैज़ कुक्ड फूड, इसका मतलब क्या है कि रमा ने आज के दिन में खाना बनाया है। जब मैं इसको पास्ट परफेक्ट में लेकर जाऊंगी ना, तो वो हो जाएगा रमा हैड कुक्ड फूड। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि कल रमा ने खाना बनाया था। क्या हो जाएगा, कल रमा ने खाना बनाया था। ये टेंस कहाँ, इसकी खासियत क्या होती है, करा था, हुआ था, यानी जहां पर भी आपको पता लगता है ना कोई एक्शन कंप्लीट हुआ था, तो यहाँ पे था वाला केस आ जाता है। ये फर्क होता है आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में। कर रहा, करा है, करा था, करा है, करा था। ठीक है, ये आप लोगों का केस किसका है, ये आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट का केस है, पास्ट परफेक्ट का केस है, जिसमें हम ये कहते हैं कि वो एक्शन कल के दिन में हुआ था। तो भाई अपनी टाइमलाइन बना लो, मान लो कि ये तुम्हारे टाइमलाइन है, ये तुम्हारा प्रेजेंट है, ये तुम्हारा फ्यूचर है, और अगर ये पास्ट है, यानी कोई भी एक्शन जो इस टाइम पीरियड में पूरा हुआ है, यानी पास्ट के टाइम में पूरा हुआ है, तो वो पास्ट परफेक्ट में गिना जाएगा। अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस शुरू पहले हुआ, शुरू पहले हुआ, हुला नहीं हुआ, हाय हाय, हुआ, हुआ, शुरू पहले हुआ, चला पहले ही, पहले शुरू हुआ, पहले चला, पहले ही खत्म हो गया, पहले ही खत्म हो गया, लेकिन असर अभी तक देखे जा रहा है, असर अभी तक। ठीक है, खासियत है इसकी, शुरू पहले हुआ, पहले चला, पहले ही खत्म हो गया, लेकिन असर अभी तक है। ठीक है, ये कौन से केसेस होते हैं, ये होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। जैसे मैं कहती हूं कि वो लोग यहां पर 10 साल रहकर चले गए। ठीक है, तो जनरली इसका यूज़ बहुत कम आता है, हम ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें और प्रेजेंट परफेक्ट में काफ़ी पास पास का है, बस इसमें ये मान के चलते हैं कि ये पहले ख़त्म हो जाता है। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल बिल्कुल वही सेम है। आप लोगों के पास सब्जेक्ट है, जैसे हैज़ हैव था, यहाँ पर बस एक हैड लग जाता है, वर्ब का फोर्थ सॉरी फॉरी कह रही हूँ, फिर बीन आता है, प्लस आप लोगों के पास V4 आता है, वही आप लोग इसमें भी सिंस या फॉर का इस्तेमाल करोगे, प्लस आप लोग ऑब्जेक्ट लगा दोगे। जैसे मान लो मैंने केस का एग्जांपल लिया, दे हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस 2005, वो यहाँ पर 2005 से काम कर रहे थे, कर रहे थे, यहाँ वो पॉइंट उस टाइम पे हो रहा था, वह यहाँ पर 2005 से काम कर रहे
थे, बस क्या फ़र्क है, थे। हम लोग ये कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे काम किया था, वो 2005 से यहाँ काम कर रहे थे बेचारे, अब उन्होंने काम छोड़ दिया या जो भी वट एवर रीज़न रहा उनका, अब वो यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स वो एक्शन शुरू पहले हुआ, पहले चला, पहले ही ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक उसका असर है, बिकॉज अभी भी हम उस चीज़ के बारे में बात तो कर रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ तक आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड अब। हाँ ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे भी हमारे खत्म होते हैं पास्ट टेंस, पास्ट टेंस समाप्त। पास्ट टेंस क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया समाप्त, दी एंड हो गया पास्ट टेंस का। अब आ जाते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर। फ्यूचर टेंस यानी आने वाला कल, यानी क्या, यानी भविष्य, है ना। हमारा भूतकाल पढ़ लिया हमने, वर्तमान पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा भविष्य, यानी ऐसा जो आने वाला है जिसके बारे में ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है, किसी को भी नहीं पता है। तो इसकी क्या खासियत होती है, सिंपल फ्यूचर, यानी बस सिंपल फ्यूचर में जो एक्शन होगा उसको बता रहा है। इसका जो रूल होता है ना बच्चों, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है कि आपके पास एक सब्जेक्ट है। पहले ना विल और शैल को लेकर एक कन्फ्यूजन होती थी कि विल कहाँ लगेगा, शैल कहाँ लगेगा। पहले शैल आई और वी के साथ लगता था और विल किसी के साथ भी लग जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब विल लगाओ, शिल लगाओ, शैल लगाओ, दोनों सही है। विल शैल प्लस लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लगेगा ऑब्जेक्ट। गलती से भी ये गलती करके मत आना कि मैम प्रेजेंट में तो वर्ब का फर्स्ट चल रहा था, पास्ट में सेकंड हो गया तो फ्यूचर में थर्ड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में थर्ड नहीं होगा, फ्यूचर में विल शैल के साथ चलेगा। समझ में आया? ये कैसे चलेगा? ये विल शैल के साथ चलेगा। जैसे मैं कहती हूं मैं शाम को बाजार जाऊंगी। क्या करूंगी? मैं शाम को बाजार जाऊंगी। तो यानी मैं कोई फ्यूचर की बात कर रही हूं, तो आई विल गो टू मार्केट। कब जाऊंगी? इन द इवनिंग। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस विल लगा दिया दिखाने के लिए कि ये काम आगे आने वाले समय में होगा। आई विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। एक और केस ले लो, जैसे मैंने बोला वह सब पहाड़ों पर जाएंगे। तो कैसे बनेगा? दे विल गो ऑन माउंटेन्स। समझ में आया? जाएंगे, होगा, फ्यूचर को दिखा रहा है। तो ऐसे केसेस क्या होते हैं? ये सिंपल फ्यूचर होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बताता है, कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार। फ्यूचर यानी कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में शुरू होगा, जो फ्यूचर में शुरू होगा और कॉन्टिन्यूअस चलेगा। कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअसली चलेगा, वो क्या हो गया? वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसका क्या रूल होता है? तो इसका रूल होता है बच्चा पार्टी, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लो। और इसमें ना एक बहुत खास चीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसको तो मिस मत कर देना गलती से भी। वो होता है आपका टाइम रेफरेंस। अब फ्यूचर के अंदर जो भी आप लोग लिखोगे ना, उसमें आप लोगों को टाइम रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। टाइम रेफरेंस के बिना आप लोगों के आंसर की जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो अब कैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो? जैसे मैंने बोला कि मैं शाम को मार्केट जाऊंगी, ठीक है, या जा रही होंगी। मैं शाम को, क्षमा हो गया, मैं शाम को 6 बजे मार्केट जा क्या रही होंगी,
रही होंगी। तो ये होंगी क्या है? रही होंगी, रहा होऊंगा, ये इसकी खासियत है। यहां से आप इसे पता लगा सकते हो। आई क्या बनेगा? विल बी, अपने साथ साथ बनाओ। आई विल बी गोइंग टू द मार्केट एट 6 PM। शाम को 6 बजे, मैंने 6 PM कर दिया सिंपली। आई विल बी गोइंग टू द मार्केट एट 6 PM। अब देखो, सब्जेक्ट है आप लोगों के पास, वर्ब गोइंग है, यहाँ पे ये V4 है, टू द मार्केट है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आपके पास ये क्या है? ये टाइम रेफरेंस भी है। इस तरीके से आप लोग अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। कौन से टेंस में? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एक एग्जाम्पल और ले लो। एट 5 PM, एट 5 AM आई विल बी लीविंग फॉर कोलकाता। सुबह 5 बजे मैं कोलकाता के लिए निकल रही होंगी। यानी फ्यूचर में टाइम रेफरेंस पहले दे सकती हूँ, बाद में दे सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग टाइम रेफरेंस देके अपने सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी समझ आया। अब आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर, यानी वो एक्शन आपका फ्यूचर में शुरू होगा, ठीक है, और फ्यूचर में खत्म होगा। वही खत्म और फ्यूचर में खत्म, वही शुरू वही खत्म, कहानी आगे बढ़ेगी ही नहीं। रूल कैसा होगा? रूल होगा कुछ ऐसा कि सब्जेक्ट लगाओगे, प्लस लगाओगे विल या शैल, फिर लगाओगे हैव बताने के लिए कि भैया परफेक्ट भी है, फिर वर्ब का लगाओगे थर्ड फॉर्म, और फिर लगाओगे ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला। और वही टाइम रेफरेंस तो आएगा ना इसमें भी आप लोगों का टाइम रेफरेंस आएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने बोला शाम 5 बजे तक मैं काम कर चुकी होंगी। क्या होगा? शाम 5 बजे तक मैं काम कर चुकी होंगी, यानी वो काम शुरू फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा। आई विल हैव completed the work, I will have completed the work by 6 PM। उस समय ही वो काम शुरू होगा और हो सकता है उस टाइम तक आते आते ही वो काम खत्म भी हो जाए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ अराउंड 6 PM I will have already left for the meeting। यानी अराउंड शाम को 6 बजे तक मैं मीटिंग के लिए ऑलरेडी निकल चुकी होंगी। यानी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में शुरू होके फ्यूचर में खत्म हो जाएगा, फ्यूचर में ही परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा केस क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। जैसे ये लड़की कुकी वाली, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई विल हैव बेक्ड द कुकीज बाय 7 PM, कि मेरा खाना बनाने का जो एक्शन है वो कंप्लीट उस समय तक हो गया होगा। समझ में आया? ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट। और वैसे ही लास्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कि उस समय तक आते आते ये काम मैं कर रही होंगी, फ्यूचर में वो काम कॉन्टिन्यूअसली चल रहा होगा, फ्यूचर में शुरू होगा। जनरली फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग जनरली यूज करते नहीं है, ठीक है, पर करते हैं, समझाती हूँ कैसे बनेगा। आ जाओ, फ्यूचर में शुरू होगा, फ्यूचर में रेफरेंस जाएगी, इसकी शुरू पहले ही हो चुका है, फ्यूचर में रेफरेंस देंगे, ठीक है, एंड कंप्लीशन बताएंगे। फ्यूचर में रेफरेंस देकर कंप्लीशन एंड कंटिन्यूएशन, की कंप्लीट भी हो गया कुछ पॉइंट और अभी तक चल रहा है, एंड कंटिन्यूएशन बताएंगे। कैसे बताएंगे? रूल लिख लो। रूल आप लोगों का कुछ ऐसा बनेगा, सब्जेक्ट होगा आप लोगों के पास होगा
विल हैव, शैल हैव, कुछ भी लगा देना, फिर लगेगा बीन, कहीं तो कुछ तो आएगा, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा आप लोगों के पास टाइम रेफरेंस। बड़ा ही लंबा सा रूल है। जैसे मान लो मैं कहती हूँ 2030 आते आते हमें यहाँ रहते हुए 10 साल हो चुके होंगे, यानी टाइम आगे का कॉन्टिन्यूएशन में भी चल रहा है हमारा वहाँ रहने का एक्शन, और उस टाइम तक आगे कंप्लीट भी हो जाएगा। तो जैसे कैसे बनाएंगे, बाय 2030 वी विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। यानी 2030 आते आते, फ्यूचर में आते आते वी विल हैव बीन लिविंग हेयर, यानी ये हमारा पूरा विल हैव प्लस बीन प्लस V4 लग जाता है, फॉर मोर देन 30 ईयर्स। लिख सकते हो 2030 आते आते हमें यहाँ रहते हुए 30 साल से अधिक हो चुका होगा। ठीक है, 2030 आते आते हमें यहाँ रहते हुए 30 साल से अधिक हो चुका होगा, यानी बहुत लंबा सा उस फ्यूचर का टाइम को देते हुए बताएंगे कि फ्यूचर में आते आते ये एक्शन कॉन्टिन्यूसली रेफरेंस देंगे, और कंप्लीशन और कॉन्टिन्यूएशन बताएंगे कि एक्शन उस टाइम तक आते थे इतना कंप्लीट हो जाएगा और अभी भी आगे और चलेगा। ठीक है, इसी के साथ टेंसेस तो हो गए हमारे खत्म। अब देख लेते हैं कुछ सवाल कि आप लोगों को टेंसेस कितने समझ में आए। ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखते हैं, क्वेश्चन को कर दो पॉज, एक बार अपने मन में आंसर बना लो, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। जैसे मैं बोलूँगी ना टाइम स्टार्ट्स नाउ, आप लोग अपना पॉज करना, और मैं टाइम स्टार्ट्स नाउ खत्म, मतलब मैं रिपीट नहीं करूँगी, मैं टाइम स्टार्ट्स नाउ के आगे अपनी एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ पे पॉज करो अपनी वीडियो को, क्वेश्चन को समझो, क्या आंसर होगा मन में टिक करके रखो, फिर चेक करो कि तुम्हारा आंसर सही था या नहीं था। पहला क्वेश्चन है, आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड आई हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। मैं पूरी दोपहर से काम कर रहा था और जस्ट अभी काम खत्म किया है, काम खत्म हो चुका है। टाइम स्टार्ट्स नाउ, पॉज द वीडियो। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास हैव बीन। आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड आई हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। सुबह से काम चल रहा था लेकिन अब खत्म हो गया है, तो प्रेजेंट टेंस को दिखाने के लिए हैव बीन ही हमारे पास सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड्स द रिव्यू। रोहन देखता है मूवी को पहले, रिव्यू पढ़ने से पहले। पॉज द वीडियो, फाइंड द आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा वॉचेज। रोहन वॉचेज द मूवी, रोहन मूवी को देखता है। रोहन एक है, V5 लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है। रीड्स है, यानी यहाँ पर भी V5 लग रहा है, तो इधर भी V5 ही लगाओगे, तो V5 का ऑप्शन देख लो कौन सा है, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ही डैश इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। अब वो कहते हैं वो स्टेट्स में रहता है, मे बी USA में रहता है वो अभी भी, लेकिन अभी भी उसकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है। तो इसके आंसर को आप लोग कैसे लिखोगे, इसके आंसर को देखो आप लोगों के पास, पॉज द वीडियो, फाइंड द आंसर। हैव बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग, हैव लिव्ड लिविंग। तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस हैं। अब वो कहते हैं डज नॉट हैव, यानी यहाँ पर ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो जो आंसर आप लोग ढूंढेंगे वो भी प्रेजेंट में ही ढूंढेंगे। तो ही हैव बीन लिविंग होगा या हैज बीन लिविंग होगा, हैव लिव्ड और लिविंग नहीं हो सकता, तो हैज बीन लिविंग होगा इसका आंसर, क्योंकि ही है, ही के साथ हमेशा हैज लगता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर की बात हो रही है। वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। वी शैल हैज कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड या हैव कंप्लीटेड। पॉज द वीडियो, फाइंड द आंसर। करेक्ट आंसर इसका है हमारे पास हैव कंप्लीटेड। क्यों, वी है, प्लूरल की बात हो रही है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, हैव कंप्लीटेड। और ये किसकी बात हो रही है, ये फ्यूचर की किसके अंदर, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, कि फ्यूचर में आते थे ये काम कंप्लीट हो जाएगा।
एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास, आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, हैव प्रेजेंट या हैड प्रेजेंट। देखो जब भी ऐसे केस की बात हो ना कि आप लोगों के पास हैव का केस दिया हुआ है और एवरी बॉय एंड गर्ल दिया गया, मतलब हर लड़का और लड़की क्लास में प्रेजेंट है, हर एक एक की बात की जा रही है ना, तो ऐसे केस में इज लगाओगे, कभी भी आर मत करके आना। एवरी हमेशा सिंगुलर केस में चलता है, ये हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे करेंगे। शी डैश फॉर जम्मू येस्टरडे, यानी पास्ट की बात हो रही है। पास्ट के ऑप्शन देखो, लीव्स नहीं हो सकता, इज लिविंग नहीं हो सकता, हैज बीन नहीं हो सकता, लेफ्ट होगा। वो कल जम्मू के लिए निकल गई, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस का आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, ही डैश वीक इन इंग्लिश फ्रॉम द बिगिनिंग, ही बीइंग वीक, ही बीन वीक, वॉज वीक या हैड बीन वीक। तो अब वो कहते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, वो बचपन से ही उसमें इंग्लिश में वीक था, ही वॉज। अब हैड बीन में क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि मेरे पास कोई सिंस और फ्रॉम नहीं है ना, सॉरी सिंस और फॉर नहीं है मेरे पास। अगर मेरे पास यहाँ पे फ्रॉम है, फ्रॉम को मैं काउंट नहीं कर सकती, मेरे पास सिंस या फॉर होगा तो ही मेरा हैड बीन का केस चलेगा। तो वॉज इज माई करेक्ट आंसर। What time dash you dash home in the evening? What time do you reach home? What time does you reach? What time did you reached? What time have you reached? ये नहीं होगा। What time have you reached home in the evening? What time do you reach? Did नहीं होगा, did के साथ वैसे भी reach नहीं लगता, V2 नहीं लगता, V1 लगता है। ऑप्शन रहे ये वाले दोनों। देखो what time do you, जब भी आप you की बात करते हो ना, तो यू के साथ आप लोग क्या लगाते हो, सॉरी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई मैं, यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ आप लोगों का हमेशा लगता है डू, ठीक है। वैसे ही और शी के साथ और इट के साथ हमेशा लगता है डज, ठीक है। तो ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे, तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो डू रीच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई रन इन द फील्ड्स एवरी मॉर्निंग, ये पूछते हैं कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो आई रन इन द फील्ड्स है, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 है, तो ऐसा कौन सा केस था, सिंपल प्रेजेंट का केस था। और ये एवरी मॉर्निंग है, यानी यहाँ से भी पता लग रहा है ये हैबिट की बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द मैन हैड बीन सर्चिंग फॉर हिज पेट डॉग। देखो हैड बीन सर्चिंग, हैड बीन कहाँ लगता है, वो लगता है हमारा पास्ट परफेक्ट और सर्चिंग V4 यानी कॉन्टिन्यूअस। देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये रहा आंसर, मिल गया। आई होप यहाँ तक टेंसेस तो सबको समझ में आ गए होंगे, किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा हमारे टेंसेस में। यहाँ पे होती है हमारे टेंसेस की क्लास समाप्त, और अब बच्चा हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग लिटरेचर चैप्टर के साथ। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर है तो डू मेंशन इट इन दी कमेंट बॉक्स, ताकि जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं उनको हम इजीली क्लैरिफाई कर सकें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन।